नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अपोजिशन लीडर कहते हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, इंदिरा गांधी का रेजिग्नेशन चाहिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। और अब ये बात सुनते ही पाकिस्तानी जनरल के होश उड़ जाते हैं कि इतने अंदर की जानकारी इनको कैसे पता चली। साइंटिस्ट जहाँ पर बाल कटवाते हैं, भारतीय एजेंट उनके बाल उठाकर ले जाते हैं और इंडियन आर्मी को डायरेक्ट कारगिल में पता चलता है कि उनके आगे 2 और नई बटालियन खड़ी है और भारतीय एजेंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ की फोन कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसने अपना प्लेन कैबिनेट मिनिस्टर को दे दिया जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आए थे। फिर ऐसी फोटो सामने आती है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। लेकिन जब यह हालात हद से ज्यादा बिगड़ जाते हैं और सब कुछ हाथ से निकलने लगता है तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती है। और इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी नॉलेज और इनपुट के दम पर लाखों लोगों की जान बचाते हैं। अपने देश के लिए दुश्मन देश में जाकर अपनी जान पर खेल जाते हैं, वो भी बिना किसी क्रेडिट के। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। हमने फिल्में तो बहुत देखी हैं, लेकिन RNW ऑपरेट कैसे करती है, ऑपरेशन के लिए तैयार कैसे करती है और पॉलिटिकल दखल कितनी होती है और उससे नुकसान क्या क्या होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं RNW के ऑफिसर को कितना रिस्क होता है। एक RSS का मेंबर होम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन RNW में जॉब नहीं मिल सकती। आइए दोस्तों, समझते हैं आज की इस वीडियो में ग्राउंड रियलिटी को गहराई से। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। दरअसल होता क्या है, साल 1962 में भारत चाइना की जो वार हुई थी और साल 1965 में जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, उसमें IB के फेल होने के कारण भारत सरकार को लगा कि अलग से एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाना जरूरी है जिसका पूरा ध्यान विदेशी इंटेलिजेंस पर रहेगा। IB के फेलियर कारणों में से एक कारण ये भी था क्योंकि IB का मेन फोकस देश के अंदर की सिक्योरिटी पर था, न कि विदेशों पर। और साल 1962 में भारत चाइना युद्ध में IB चीन की तैयारियों का अनुमान लगाने में बिल्कुल पूरी तरह से फेल रहती है। इसके अलावा साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में IB पूरी तरह से फेल रहती है। इन सब कारणों को देखते हुए भारत सरकार को लगता है कि अलग से एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जरूरत है जिसका खास तौर से विदेशी इंटेलिजेंस पर फोकस रहे। इसी वजह से रॉ को 21 सितंबर 1968 में बनाया गया था। लेकिन ये सबसे पहले कब और क्यों बनाई गई थी, आइए दोस्तों इसको समझते हैं विस्तार से। दरअसल होता क्या है कि 1830 से 1840 के बीच में भारत में अंग्रेजों का राज था और सेम टाइम पर जबलपुर के जंगलों में कुछ डकैत थे जो आते जाते लोगों पर अटैक और लूटकर जंगलों में गायब हो जाते थे। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि एक डिपार्टमेंट ऐसा बनाया जाए जो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर सके। और अब आता है साल 1835 और ब्रिटिशर एक डिपार्टमेंट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट को आगे चलकर 21 सितंबर 1968 को RNAW में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उस टाइम पर जो ये नया डिपार्टमेंट बनाया गया था ठगी और डकैती वाला, उसका मेन काम था उस पूरे एरिया की जानकारी और इंटेलिजेंस को इकट्ठा करना और सरकार के पास भेजना। और कुछ ऑफिसर इन डकैतों के साथ मिलकर काम करने लगते हैं। ऐसा करके इस डिपार्टमेंट ने बहुत ही कम टाइम में पूरे डकैतों को बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। और इस टाइम पर अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कितना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, इसलिए उन्होंने सेंट्रल स्पेशल ब्रांच यानी CSB नाम से एक और एजेंसी बनाते हैं जिसका काम था भारत के फ्रीडम फाइटर्स की एक्टिविटी पर नजर रखना। और इसमें उसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे जो ठगी और डकैती के लिए बनाया गया था। और फिर कुछ टाइम बाद उसी डिपार्टमेंट को सेंट्रल स्पेशल ब्रांच यानी CSB में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें जो क्राइम से रिलेटेड केस आते थे उनको संभालने की जिम्मेवारी भी इनको ही दे दी जाती है। इसके बाद साल 1904 में इसका नाम बदलकर सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी कि CCID कर देते हैं। और फिर साल 1906 में इसका नाम फिर से बदलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB कर देते हैं। जब IB को हद से ज्यादा सफलता मिल रही थी, फिर अलग से एक और मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाते हैं। इसके बाद जब देश आजाद हुआ और अंग्रेजों ने जब देश का बंटवारा किया तो IB के डिपार्टमेंट का भी बंटवारा होता है। अंग्रेजों ने IB के टोटल केस, एजेंट और उनके डिटेल्स और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर देते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद उन्होंने IB भारत को सौंप दिया और MI मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान को दे दिया जाता है। अंग्रेजों के जाने के बाद IB में ट्रेंड स्टाफ की कमी हो जाती है और संजीव पिल्लाई जो देश आजाद होने के बाद IB के पहले डायरेक्टर बनते हैं और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 के सेम मॉडल पर IB को वापस खड़ा करते हैं। वो IB को देश के अंदर की सुरक्षा के लिए तैयार करते हैं जो कि अंदर की हर एक्टिविटी पर काम करती है। और साल 1951 में हिम्मत सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर IB को भारत की सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों जगह काम करने की परमिशन दे दी जाती है। लेकिन इसके कुछ वर्षों बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण IB को फिर से सीमित कर दिया जाता है। भारत की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए IB को फिर से भारत की बाउंड्री के अंदर सीमित कर दिया जाता है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था।
साल 1954 में चाइना एक मैप रिलीज करता है जिसमें लगभग भारत का 12,000 किलोमीटर का क्षेत्र चाइना की सीमा के अंदर दिखाया गया था। इस घटना के बाद भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद शुरू होता है और भारत को अपनी सीमा सुरक्षा के लिए नए कदम उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी कारण से RNA यानी रोक की स्थापना की गई थी, जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है। लेकिन असल में चीन उस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसके बाद चीन कुछ सालों तक इंतजार करता है, लेकिन 28 अक्टूबर 1962 को भारत में घुसकर कब्जा करना शुरू कर दिया और इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। भारत चाइना युद्ध में IB का रोल काफी हद तक डाउन रहता है। वो चीन के किसी मूवमेंट को नहीं पकड़ पाती है। इस युद्ध में भारत ने डिसीजन लिया कि वो अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कि अगर वो एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो चीन भी इसका जवाब देगा और इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन असल में चाइना अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने फाइटर जेट्स को तिब्बत के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लैंड कराने की उसके पास कोई सुविधा नहीं थी। चीन के पास उस क्षेत्र में कोई बड़ा एयरबेस या एयरक्राफ्ट का अरेंजमेंट नहीं था। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज, एविएशन रिसर्च सेंटर को सेटअप करना और चाइना की सीमा पर विशेष ध्यान देना शामिल था। लेकिन अब साल आता है 1965 और एक बार फिर से IB अचानक फेल हो जाती है। जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था, ये हमला न केवल हमारी सुरक्षा के लिए खतरा था, बल्कि हमारी संप्रभुता को चुनौती दे रहा था। क्या हम अपने देश को किसी भी तरह के दबाव या धमकी के सामने झुकने देंगे? सरकार के रूप में हमें मजबूती से खड़ा होना होगा और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। सरकार इससे ज्यादा और क्या कर सकती थी? हम हथियारों का जवाब हथियारों से देते हैं, लेकिन IB को इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं होती है और देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी की तुलना में IB का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था। खासकर जब इंदिरा गांधी साल 1966 में प्रधानमंत्री बनती हैं। वैसे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले डिसीजन लेती हैं और वो RN काऊ को बुलाती हैं, जो कि RN काऊ एक एक्सपीरियंस और फेमस अधिकारी थे। इससे पहले RN काऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिक्योरिटी का काम करते थे और गांधी परिवार से उनके पुराने रिश्ते भी थे। इंदिरा गांधी और RN काऊ की मीटिंग होती है और इसमें एक एडवांस लेवल की इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने का ऑर्डर देती है, जिसका सारा ध्यान भारत के बाहर की एक्टिविटी पर हो। और इस काम के लिए RN काऊ 2 महीने का समय लेते हैं और साथ ही उनको ये जिम्मेवारी भी दी जाती है कि आप एक ऐसी एजेंसी बनाओ जो भारत को युद्ध में बढ़त दिला सके। RN काऊ एक नई एजेंसी का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और इंदिरा गांधी के सामने पेश करते हैं और इंदिरा गांधी इसे स्वीकार कर लेती हैं। और इस एजेंसी को लागू करने के दौरान इंदिरा गांधी एक और महत्वपूर्ण बदलाव करती हैं। उन्होंने तय किया कि नई एजेंसी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा, न कि किसी अन्य अधिकारी को। और ये डिसीजन इंदिरा गांधी की मजबूत शैली और राष्ट्रीय सुरक्षा को उनकी रुचि को दिखाता है। उस टाइम वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर DM जोशी भी मौजूद थे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNA की स्थापना 21 सितंबर 1968 को होती है और इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। RNA का गठन करने का मुख्य उद्देश्य था भारत की सीमाओं के बाहर की एक्टिविटी पर नजर रखना और देश की सुरक्षा को मजबूत करना। RNA का नाम सजेस्ट करने वाले RN काऊ थे, जो कि उस समय इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे। वो इस नई संस्था का ढांचा पेश करते हैं, जिसे इंदिरा गांधी स्वीकार कर लेती हैं। RNAW को योजनाबद्ध विदेशी जानकारी और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के बराबर की जिम्मेवारी सौंप दी जाती है। RNA का बजट उस समय $20 बिलियन का था। RNA की स्थापना के बाद IB को भारत के अंदर की एक्टिविटी पर काम करने की जिम्मेवारी सौंपी जाती है, जबकि RNA को भारत की बाहर की सीमाओं की एक्टिविटी पर काम करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। RN काऊ RNA के लिए एक और महत्वपूर्ण नियम बनाते हैं, जिसके अनुसार RNA का कोई भी स्पाई जो भारत की सीमाओं से बाहर ऑपरेशन में शामिल होगा, उसका नाम किसी भी डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट या पेपर पर नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब ये था कि RNA के ऑफिसरों को अपने स्पाई का नाम याद रखना होता था और उनको लिखित रिकॉर्ड में आप कहीं भी दर्ज नहीं कर सकते। इसके अलावा RNA के अधिकारियों की कोई नेम प्लेट नहीं होती थी, जो उनकी प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। RNA के बनने के बाद उसके अंदरूनी सिस्टम को और मजबूत किया जाता है। इसमें कोई पद नहीं होते थे, इसमें सिर्फ 2 पद होते हैं, सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी। सीनियर ऑफिसर को सेक्रेटरी बोला जाता है और जूनियर ऑफिसर को अंडर सेक्रेटरी बोला जाता है। इसके बाद RNA का अगला काम था अपने स्पाई को भारत की सीमाओं के बाहर प्लांट करना, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। और ये काम फॉरेन सेक्रेटरी TN कोल को दिया जाता है। TN कोल RNA के लिए एक और इम्पोर्टेंट काम करते हैं। वो भारत के बाहर MBS में फर्जी जॉब निकालते हैं और इसके बाद RNA की स्पाई की आइडेंटिटी चेंज करके उनको अलग अलग देशों में प्लांट कर दिया जाता है। RNA के एजेंट वायरलेस और वायर कम्युनिकेशन के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करते थे और मर्स कोड के माध्यम से ये जानकारी भारत भेजते थे। ये एक बहुत ही सिक्योर और गुप्त तरीका था और वो कोड कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। RNA अपने स्पाई को बाहर सेटअप करने के बाद भारत की सीमाओं पर मॉनिटरिंग स्टैंड्स लगा देते हैं और इन स्टैंड्स के माध्यम से RNA सिग्नल इंटेलिजेंस SI के थ्रू बॉर्डर से ही कम्युनिकेशन ट्रेस करना शुरू करते हैं, क्योंकि इससे RNA को दुश्मन देशों की एक्टिविटी के बारे में जानकारी मिलती थी। जब RNA की एक्टिविटी शुरू हुई तो उसके कुछ महीनों बाद IB और फॉरेन मिनिस्टर की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई थी और RNA की इम्पोर्टेंस कुछ ज्यादा होने लगती है। इसी कारण से IB के डायरेक्टर SP वर्मा और MML आहूजा ने इसके गठन पर ही सवाल उठा दिए थे। उनका मानना था कि यह सही नहीं है
और इस अंदर के घमासान के कारण आरएनए को काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी। हालांकि आईबी के एमएमएल हाउजा ने फॉरेन डेस्क के ऑफिसर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था, जिससे आरएनए की वर्किंग ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव हो गई। आईबी ने आरएनए का सहयोग करने से बिल्कुल मना कर दिया था, जिसकी वजह से आरएनए को काम करने में परेशानी आ रही थी। लेकिन आईबी ने अपने फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट, फॉरेंसिक क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों को आरएनए में ट्रांसफर करने से मना कर दिया। इसके अलावा आईबी ने अपनी पुरानी फाइल्स और एजेंट्स की डिटेल भी आरएनए के साथ शेयर नहीं करते हैं। इसके साथ साथ आरएनए को फॉरेन ट्रेवल्स एक्सपेंसेस भी नहीं दिया जाता है। आरएनए के साथ आईबी के सहयोग में कई चुनौतियां आने लग जाती हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि खर्चों के लिए कैबिनेट से परमिशन लेना पड़ता था और इस प्रक्रिया में बहुत देरी हो जाती थी। इसके बाद कई महीनों तक ये आपसी कलेश चलता रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद आरएनए के डायरेक्टर को कैबिनेट का हिस्सा बनाने से प्रशासनिक स्तर, हायरिंग और विदेश यात्रा का खर्चा जैसे डिसीजन लेने में आरएनए को ज्यादा पावर मिल जाती है और इससे स्थिति नियंत्रण में आने लगती है। आरएनए की भर्ती प्रक्रिया में एक घोषणा पत्र भी साइन करना शामिल था, जहाँ पर उनको साइन करना होता था वो और उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर आरएसएस और कम्युनिस्ट एसोसिएट से नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और आरएसएस के एल के आडवाणी गृह मंत्री बन सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म को बदला नहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि आरएसएस का आदमी गृह मंत्री बन सकता है, लेकिन आरएनए में जॉब नहीं मिल सकती। इसके बाद आरएनए का पूरा सेटअप करने के बाद और फिर लगभग करीब 9 महीने बाद अपने पहले एजेंट को पाकिस्तान में घुसाने का प्लान बनाते हैं। एजेंट का जो रियल नाम था वो तो आज की तारीख तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन आरएनए के ऑफिसर कश्मीर बेदी को इसलिए चुना गया था क्योंकि वो इस्लामिक ट्रेडिशनल पंजाबी और उर्दू भाषा जानते थे। कश्मीर बेदी की हायरिंग पंजाब से होती है और उनको कई महीनों तक स्पाइन टेक्निकल की ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी तैयारियां चल रही थी क्योंकि उस समय के.एन. राव पड़ोसी देश में थे और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एयरक्राफ्ट के माध्यम से पाकिस्तान के क्षेत्र से जो तस्वीरें ली जाती थी, फिर इन तस्वीरों को इंटरसेप्शन डिपार्टमेंट को भेजा जाता था, जहां इन तस्वीरों के जरिए जानकारी कलेक्ट करते थे और पाकिस्तान के क्षेत्र में क्या एक्टिविटी चल रही है इसका पता लगाते थे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ी परेशानी होती थी। जो कैमरे एयरक्राफ्ट में यूज कर रहे थे उनकी रेंज केवल 70 किलोमीटर तक ही जाती थी। जो भी तस्वीरें आती थी वो क्लियर नहीं आती थी। इस वजह से इन तस्वीरों को समझने में काफी परेशानी आती थी और इस प्रॉब्लम का समाधान निकालने के लिए डिसीजन लिया गया कि अगर कोई एजेंट उस क्षेत्र में भेजा जाए और वो समय समय पर तस्वीर भेजता रहे तो इससे पाकिस्तानी क्षेत्र में चल रही एक्टिविटी के बारे में ज्यादा और स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। और कश्मीर बेदी का नाम बदलकर मोहम्मद इब्राहिम के नाम से 2 पाकिस्तानी नागरिकों की सहायता से बॉर्डर पार कराया जाता है और इस पूरे ऑपरेशन को आर.एन. काऊ दिल्ली से लीड कर रहे थे। जब कश्मीर बेदी पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने वहां की इम्पोर्टेंट जानकारी रेडियो सिग्नल के माध्यम से अमृतसर के एक घर में भेजते थे और वहां से एक व्यक्ति सुरक्षित टेलीफोन लाइन को यूज करके ये जानकारी दिल्ली में किसी एक घर पर भेजते थे। इसके बाद एक मैसेंजर बाइक पर आता था और उस क्षेत्र के सार्वजनिक टेलीफोन का यूज करके इस जानकारी को इकट्ठा करता था और आर.एन. काऊ तक पहुँचाता था और फिर इसी के आधार पर ये सारी योजनाएं बनाई जाती थी। ये कई महीनों तक चलता रहता है, लेकिन एक दिन एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उस तस्वीर को देखकर ये पता चलता है कि पाकिस्तान के एयरबेस पर नए अमेरिकन निर्मित F-104 स्टार फाइटर विमानों को एक कार्गो विमान से नीचे उतारा जा रहा था। इस विमान से गोला बारूद और कुछ लोग उतरते हैं। इसमें 6 F-104 स्टार फाइटर, लड़ाकू विमान, 7B-57 बम वर्षक और 300 सैनिक उतरते हैं जो अनलोड हो रहे थे। जब ये जानकारी बड़े अधिकारियों के पास पहुंचती है और जब इस घटना की जानकारी सामने आती है तो पता चलता है कि अमेरिका अपने नियमों को तोड़कर गुप्त तरीके से पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ था। और सेम टाइम पर भारत को एहसास होता है कि पाकिस्तान आगे चलकर कुछ बड़े कदम उठा सकता है, इसलिए भारत अपना पूरा ध्यान ईस्ट पाकिस्तान पर लगा देता है, जो कि आज के टाइम पर बांग्लादेश है। साथ ही अमेरिका के साथ वेपन सप्लाई के इशू पर भी सीक्रेट चैनल के जरिए बातचीत शुरू हो जाती है। इस दौरान ये सभी घटनाएं एक साथ चल रही थी और अब साल आता है 1970। तब तक आर.एन.ए. के एजेंट लंदन में अपना नेटवर्क काफी मजबूत कर चुके थे, लेकिन एक एजेंट ऐसा था जो कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को बड़ी बारीकी से नजर रखता था और उनकी हर एक्टिविटी की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। और सेम टाइम पर उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, पाकिस्तान अपने ईस्ट पाकिस्तान में चुनाव से पहले एक मिलिट्री ऑपरेशन करने की योजना बना रहा है। ये जानकारी मिलते ही भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसका मालूम किया तो और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस कार्रवाई से भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। भारत को खतरा महसूस होने के कारण उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में अपनी एक्टिविटी को और बढ़ाने का डिसीजन लेते हैं। इसके लिए आर.एन. काऊ ने भारत और ईस्ट पाकिस्तान की सीमा पर टेक्निकल पोस्ट के नंबर और बढ़ा देते हैं और ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के बीच होने वाली हर कम्युनिकेशन को ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने हर कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको पाकिस्तान के चुनाव के बारे में पहले से ही पूरी जानकारी मिल जाती है। इससे उनको ये समझने में काफी मदद मिलती है कि चुनाव में किस किस के जीतने की संभावना ज्यादा है और मिलिट्री ऑपरेशन होगा तो कौन कौन शामिल होगा।
इस बात की जानकारी आर.एन. काऊ को पहले से मिल गई थी। वो इस घटना को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं और फिर इसकी रिपोर्ट बनाकर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भेजते हैं और साथ ही एक सुझाव भी भेजते हैं कि अगर भारत वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच एयर स्पेस को बंद कर दे तो इससे भारत को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इससे न केवल हवाई मार्ग लंबा होगा बल्कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच कम्युनिकेशन में भी बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा। इंदिरा गांधी ने आर.एन. काऊ के सुझाव पर विचार तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के एयर स्पेस को बंद करना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से भारत पर इंटरनेशनल दबाव बहुत ज्यादा आएगा और इससे भारत को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। और फिर सेम टाइम पर ऐसी घटना घटती है जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर बनकर सामने आती है। असल में होता क्या है, हाशिम कुरैशी नाम का एक आदमी श्रीनगर से पेशावर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है मकबूल भट्ट से, जो कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट (NLF) नाम के एक आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। मकबूल भट्ट हाशिम कुरैशी को अपने आतंकी संगठन में शामिल कर लेता है और जल्दी ही हाशिम कुरैशी ने NLF में अपना एक अच्छा लेवल बना लिया था। इसके बाद NLF के 36 मेंबर पाकिस्तान से कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। हाशिम कुरैशी को NLF ने 36 मेंबरों को भारतीय जेल से छुड़वाने की जिम्मेदारी सौंप देती है। इसके लिए NLF एक प्लान तैयार करता है जिसमें हाशिम कुरैशी को श्रीनगर एयरपोर्ट से एक प्लेन को हाईजैक करना और फिर भारत सरकार से बहसबाजी करके 36 लोगों को छुड़वाना था। हाशिम कुरैशी इस मिशन का पूरा प्लान तैयार करता है और फिर भारत वापस आते हैं। अपने भाई के साथ विमान को हाईजैक करते हैं जो जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। फिर इस प्लेन को पाकिस्तान के लाहौर ले जाया जाता है, लेकिन अब जैसे ही हाशिम कुरैशी भारत में प्रवेश करता है उसे इंडियन फोर्सेस अरेस्ट कर लेती हैं और ये खबर जब आर.एन. काऊ के पास पहुंचती है, जब हाशिम से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि वो प्लेन को हाईजैक करके अपने 36 साथियों को छुड़ाने के लिए भारत आया है। ये जानकारी जब आर.एन. काऊ को मिलती है वो इसका यूज करने का पूरा प्लान तैयार करते हैं। अशरफ के साथ मिलकर इंडियन एयरलाइंस का विमान का हाईजैक करते हैं। लेकिन अब होता क्या है, आर.एन. काऊ हाशिम कुरैशी को एक नया प्लान तैयार करके देते हैं जिसमें तुम्हें भारतीय प्लेन को हाईजैक करना तो है और इसे पाकिस्तान के लाहौर भी ले जाना है, लेकिन इस प्लेन में आर.एन.ए. के एजेंट भी होंगे और इस प्लेन को पाकिस्तान में लैंड होने के बाद 36 लोगों को जेल से छुड़वाने की डिमांड भी करनी है। ये प्लान आर.एन. काऊ की रणनीति का एक हिस्सा है जिसमें वो हाशिम कुरैशी को अपने लिए यूज कर रहे थे। हाशिम कुरैशी 30 जनवरी 1971 को भारत के एक प्लेन को हाईजैक करते हैं और उसे पाकिस्तान के लाहौर में लैंड कर दिया जाता है। इसके बाद हाशिम कुरैशी जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलने की डिमांड करते हैं और फरवरी 1971 में दोनों की मुलाकात भी होती है और इस मुलाकात की तस्वीरें मीडिया में तुरंत वायरल हो जाती हैं और ये उस टाइम की सबसे फेमस फोटो बन जाती है रातों रात। इसके बाद भारत ऑल इंडिया रेडियो पर इस हाईजैकिंग के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं और इस घटना के कारण भारत पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा तनाव बढ़ जाता है। दरअसल होता क्या है, भारत इसको अपने ऊपर अटैक की तरह देखता है और इसको खतरा बताकर भारत पाकिस्तान के लिए जो एयर स्पेस था उसको हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। उधर पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो पब्लिकली इस हाईजैकिंग की कभी निंदा नहीं करते हैं, जिससे भारत के दावे को और ज्यादा बल मिल जाता है। इसके कुछ टाइम बाद पाकिस्तान में खड़े इस प्लेन से सभी पैसेंजरों को नीचे उतारा जाता है, जिसमें RNW के एजेंट भी शामिल थे और इसके बाद इस प्लेन में आग लगा दी जाती है। आग लगने के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हो। उसके बाद सभी यात्रियों को पाकिस्तान से अमृतसर के रास्ते से भारत वापस लाया जाता है और क्योंकि हाशिम कुरैशी RNW के साथ मिला हुआ था तो 36 आतंकवादियों को भी नहीं छोड़ना पड़ता है और पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इस मिशन को आर.एन. काऊ का एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है, जिसकी वजह से हमें ये फोटो देखने को मिलती है। इसके कुछ टाइम बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते हैं, पर इंदिरा गांधी जी का नाम इस घटना के साथ हमेशा जोड़कर देखा जाता है। इसके साथ साथ RNW को और मजबूत किया जाता है। फिर आगे चलकर साल 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था उसमें RNW ने प्राइवेसी बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद भारत में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे RNW को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि साल 1971 में लोकसभा चुनाव सही तरीके से नहीं हुए थे, इसमें गलत एक्टिविटी को यूज किया गया है। इंदिरा गांधी जी पर सरकारी मशीनरी और इंटेलिजेंस एजेंसी का गलत यूज करके चुनाव जीतने का आरोप लगा देते हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट का ये फैसला आता है तो विपक्ष बहुत हल्ला मचाता है और प्रेशर बनाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। वो इंदिरा गांधी के इस्तीफा की डिमांड करते हैं और विपक्षी नेता भी RNW से बहुत ज्यादा नाराज थे। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी RNA का यूज विपक्षी नेताओं के खिलाफ करती है। इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्षी नेता रैलियां निकालने लगते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्षी नेता धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, लेकिन जब परिस्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और सब कुछ हाथ से निकलने लगता है तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती है। राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा कर देते हैं। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है
आप सभी गहरे व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय रचा जा रहा था, और ये इमरजेंसी 1977 तक लगी रहती है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद मार्च 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रधानमंत्री बनते ही एक कमेटी बनाकर सबसे पहले RNW पर जांच बिठाते हैं, और इसकी जांच महाराष्ट्र के कैडर के एक IPS ऑफिसर AP सिंह कर रहे थे। इस जांच में RNW को क्लीन चिट तो मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी सामने आती है जिससे कुछ मिनिस्टर नाखुश हो जाते हैं, जिससे कुछ मिनिस्टर खुश नहीं होते हैं। इनफैक्ट वो RNW से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और इस जांच में पता चलता है कि RNW ने एक स्पेशल डेस्क बनाई थी। यहाँ पर फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन का काम था ये देखना कि विपक्षी नेता विदेश में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। वो पोस्टल एड्रेस और टेलीफोन मॉनिटरिंग जैसे काम को कर रहे थे। RNW के काउंटर टेररिज्म डिवीजन के हेड बी रमन ने भी अपनी किताब में इस बात को लिखते हैं कि लैला फर्नांडिस, जो कि जॉर्ज फर्नांडिस की पत्नी थी, उनकी भी मॉनिटरिंग की गई थी। उनके ठिकाने के बारे में पता लगाने को कहा गया था। जब इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आई तो मोरारजी देसाई पक्का मान चुके थे RNW सिर्फ इंदिरा गांधी के ऑर्डर पर चलती थी। इस परसेप्शन का सबसे ज्यादा नुकसान RN काऊ को होता है, जिसके कारण वो अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। कई ऐसी बातें और सामने आई कि जो RN काऊ को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जैसे एक बार साउथ ब्लॉक की मीटिंग चल रही थी, जैसे RN काऊ मीटिंग में आते हैं तो उन्हें कुछ लोग मर्डर के नाम से बुलाने लगते हैं, जिससे RN काऊ काफी गुस्सा हो जाते हैं। उनकी सर्विस का कुछ ही टाइम बचा था, लेकिन उनको जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया जाता है। इधर RNA के हेड के साथ ये सारी घटनाएं घट रही थी, और सेम टाइम पर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा था। RNA का नेटवर्क पहले से ही पाकिस्तान में काम कर रहा था, लेकिन भारत में RN काऊ की ह्यूमन एक्टिविटी के चलते वो अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। एक तरफ RNA के हेड रिटायरमेंट ले रहे थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे RNW के एजेंट के बार बार मैसेज आ रहे थे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, उसको रोका जा सकता है। पर दूसरी ओर प्रधानमंत्री RNA की ताकत को दिन ब दिन कम कर रहे थे, और वो RNA के कई डिपार्टमेंट को हटा देते हैं, और भारत के बाहर जितने भी ऑपरेशन चल रहे थे उन सबको रोक देते हैं। हालात ये हो गई थी कि RNA के कर्मचारी जिनको निकाल दिया गया था वो गुस्से में आकर मीडिया को इंटरव्यू देने लग गए थे, जिससे सरकार के खिलाफ जो बातें थी RNA की तरफ से पब्लिक में आना शुरू हो गई थी। इस घटना की वजह से आगे चलकर साल 1985 में इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट कानून लेकर आते हैं। इसमें यह होता है कि कोई भी RNW का कर्मचारी अगर मीडिया में जाएगा तो एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह माना जाएगा। इसका मतलब ये था कि नई सरकार बनते ही RNW को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और सेम टाइम पर RNW के नए हेड पाकिस्तान में बैठे RNW के एजेंट पाकिस्तान की हर एक्टिविटी को ट्रेस कर रहे थे। एक दिन RNW के एजेंट देखते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े वैज्ञानिक रोज रावलपिंडी के पास खान रिसर्च लेबोरेटरी जाते हैं और शाम को सेम टाइम पर वापस आते हैं। इसके साथ साथ कुछ मिलिट्री हेड्स को भी वहां जाते हुए देखते हैं। ये देखकर इंडियन एजेंट को शक होता है कि शायद इस लेबोरेटरी में कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। ये सारी जानकारी RNA के हेडक्वार्टर तक पहुंचती है। भारतीय एजेंट को शक होता है कि जरूर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। उस समय किसी भी एजेंट को स्लैब के अंदर प्लांट कर सके इतना टाइम नहीं था, इसलिए पाकिस्तान में जो भारतीय एजेंट थे उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है किसी भी तरह से वैज्ञानिकों की एक्टिविटी को ट्रैक करो, उनकी कोई भी ऐसी चीज निकालने की कोशिश करो जिससे ये पुष्टि हो सके कि इस लैब में न्यूक्लियर से रिलेटेड काम चल रहा है। दरअसल इसके बाद होता क्या है, भारतीय एजेंट कंटिन्यू इन वैज्ञानिकों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये वैज्ञानिक एक बार्बर शॉप में बाल कटवाने जाते थे। उस एजेंट ने उस बार्बर शॉप में जाकर अपने रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। जिस दिन वैज्ञानिक वहाँ पर बाल कटवाने जाते हैं, ठीक उसी दिन भारतीय एजेंट उनके बाल उठाकर ले आते हैं और फिर उनको भारत भेज देते हैं। भारत में जब इन बालों की टेस्टिंग होती है उनमें न्यूट्रिनो रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है, जिससे अब ये कंफर्म हो गया कि खान रिसर्च लेबोरेटरी में न्यूक्लियर टेस्ट पर काम चल रहा है। इसके साथ साथ भारतीय एजेंट को एक और सफलता मिलती है। उसी हफ्ते में उनको लैब में काम करने वाला एक पाकिस्तानी एजेंट मिल जाता है जो कि $10,000 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट का पूरा ब्लूप्रिंट देने को तैयार हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी रकम एजेंसी अपनी तरफ से तो दे नहीं सकती थी, इसके लिए प्रधानमंत्री से अप्रूवल लेना जरूरी था। जब ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंचती है तो वो इसको पाकिस्तान का इंटरनल मामला कहकर मना कर देते हैं। अगर हम इसमें इंटरफेयर करेंगे तो भारत का नाम उछलेगा। लेकिन उस टाइम RNW इजराइल की मोसाद के साथ मिलकर काम कर रही थी। दोनों एजेंसियां अपने इंटेल एक दूसरे के साथ शेयर करती थी। तो इजराइल को जब इसके बारे में पता चलता है और ये उनके लिए भी एक दिन बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए इजराइल खान रिसर्च लेबोरेटरी पर अटैक करने का प्लान बनाता है। लेकिन इजराइल से पाकिस्तान की दूरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो भारत को रीच आउट करते हैं। क्योंकि इजराइल से पाकिस्तान की दूरी ज्यादा थी, इसलिए रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर इंडिया रिफ्यूलिंग की परमिशन दे देता है तो इजराइल पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्ट को रोक सकता है। लेकिन मोरारजी देसाई परमिशन देने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान पर भारत की धरती से एक अटैक की तरह देखा जाएगा। इसलिए ये प्लान भी फ्रीज हो जाता है और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल जियाकू हल और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और मोरारजी देसाई के रिश्ते अच्छे थे। उनकी फोन पर भी बात होती थी। लेकिन एक दिन मोरारजी देसाई नाराज होकर फोन पर बोल देते हैं कि हमें पता है आप खान रिसर्च लेबोरेटरी में क्या कर रहे हो।
कितने लोग शामिल हैं और किस किस तरीके से क्या कर रहे हो। ये सुनते ही पाकिस्तान लीडर के होश उड़ जाते हैं कि इतने अंदर की जानकारी इनको कैसे पता चली। जरूर इसका मतलब कोई ना कोई अंदर का स्टाफ मिला हुआ है। इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान में जितने भी भारतीय एजेंट थे उन सबको ढूंढने का काम शुरू किया जाता है। पाकिस्तान के इस सर्च ऑपरेशन में आरएनए के सबसे ज्यादा एजेंट शहीद हुए थे। आरएनए इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को पॉलिटिकल पाबंदी की वजह से रोक तो नहीं पाता है, लेकिन इस घटना की वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने इस घटना के बाद अपने पूरे डेवलपमेंट सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया था, जिस कारण से उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम डिले हो गया था। लेकिन आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के बीच पीसफुल रिलेशन मेंटेन करने के लिए मोरारजी देसाई को निशान-ए-पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया जाता है। और फिर 14 जनवरी 1980 के बाद आरएनए के लिए सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनती हैं, इसके बाद इंदिरा गांधी आरएनए को और मजबूत करने का काम शुरू करती हैं और आरएनए की कुल स्ट्रेंथ को और बढ़ा दिया जाता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पेश की जाती है जो दुनिया भर की एजेंसियां यूज करती थी। साइबर टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइस की ट्रेनिंग करवाई जाती है और एजेंट को बाहर देशों में भेजा जाता है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद साल 1981 में आरएन काऊ को वापस बुलाकर सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया जाता है। अब फिर से वही टाइम आ गया था जब आरएनएडब्ल्यू और उनके एजेंट फिर से एक्टिव हो गए थे और सेम टाइम पर आरएनए की मदद से भारत को एक बड़ा फायदा होता है। दरअसल होता क्या है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब 70 किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर का पहाड़ी क्षेत्र हमेशा ही भारत पाकिस्तान के विवादों में रहा है। अगर हम इसे रणनीति के हिसाब से देखते हैं तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, तो ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए भारत और पाकिस्तान दोनों इस पर अपना दावा करते हैं। लेकिन इस इलाके में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है और अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो कम से कम -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ ऑक्सीजन की सख्त कमी है। कुल मिलाकर यहाँ सर्वाइव करना बहुत बड़ा मुश्किल था। यहाँ जीवित रहने के लिए लोगों को अलग तरह की सुविधाएं करनी पड़ती है। इस इलाके में विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन साल 1984 में आरएनडब्ल्यू की वजह से यहाँ की परिस्थिति हमेशा के लिए बदल जाती है। दरअसल होता क्या है, आरएनए का नेटवर्क लंदन में पहले से काफी मजबूत था, लेकिन इसको आगे चलकर और मजबूत कर दिया जाता है। ये लोग पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठा करते थे। आप एक इस तरह से भी मान सकते हो कि वो उन पर बहुत कड़ी नजर रखते थे। और उसी इलाके में एक गारमेंट्स की दुकान थी जो बेहद ठंडे मौसम के लिए कपड़े बनाती थी। एक दिन एजेंट को इंटेलिजेंस आदेश मिलता है जो -50 डिग्री तक सरवाइव कर सके, ऐसा ऑर्डर पाकिस्तान से दिया गया है। भारतीय एजेंट को ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है, इसलिए वो लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम एनहुन के साथ एक बैठक करते हैं और इस टॉपिक के बारे में बताते हैं। और उसके बाद सियाचिन पर भारतीय सेना को डिप्लॉय करने की तैयारियां शुरू की जाती है। लेकिन सियाचिन की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी और टेम्परेचर -50 डिग्री तक गिरता था, जिसके कारण से तैयारियां करने में समय लग रहा था। लेकिन एजेंट ने गारमेंट्स कंपनी से संपर्क किया और डिलीवरी डेट को आगे बढ़ाने का अनुरोध करते हैं ताकि तैयारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। और फिर 13 अप्रैल 1984 की सुबह सभी तैयारियों के साथ भारतीय सेना के 300 जवानों को एयरलिफ्ट कर सियाचिन के ग्लेशियर पर पहुंचा दिया जाता है और इस कारण से इस इलाके की परिस्थितियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं। तब से लेकर आज तक सियाचिन भारत के पास है और जब तक पाकिस्तान की सेना वहां पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया था और इसके लिए आरएनडब्ल्यू की आज भी तारीफ की जाती है। उसके बाद आरएनडब्ल्यू का फोकस कश्मीर पर ज्यादा हो गया था। आरएनडब्ल्यू रिसर्च सेंटर ARC के माध्यम से पाकिस्तान की एक्टिविटी को समय समय पर ट्रेस करते रहते हैं। लेकिन इस पूरे मिशन में हमारी एजेंसियों से भी कुछ गलतियां होती हैं, जिसके कारण हमें कारगिल जैसे युद्ध का सामना करना पड़ता है। सितंबर 1998 में आरएनए के एजेंट जो बेल्जियम में थे, उनको एक सूचना मिलती है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी कंपनी से 50,000 बूट्स खरीदे हैं। लेकिन एजेंट ने इस सूचना को आगे भेजना इतना जरूरी नहीं समझा। लेकिन असल में ये बूट्स कारगिल युद्ध के लिए खरीदे गए थे। लेकिन उसके बाद उसी महीने में सितंबर 1998 में पाकिस्तान ने कारगिल के अपोजिट क्षेत्र में अचानक से आर्टिलरी और मोटर रेजिमेंट को बढ़ा देता है। इस जानकारी को ऊपर भेजी जाती है, लेकिन DGME ने इसे न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से बॉर्डर पर एक्टिविटी मानते हुए इसे इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। और उसके बाद सितंबर 1998 में पाकिस्तानी आर्मी रिमोट पिल्डू कारगिल एरिया में सर्वे करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस जानकारी को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। और उस टाइम का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कि सेम टाइम पर पाकिस्तान ने फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया FCNA रीजन में नई 2 और बटालियन खड़ी कर देता है। आरएनएडब्ल्यू ने अपनी अप्रैल 1998 से मई 1999 की रिपोर्ट में इस पूरे क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं बताया था। लेकिन भारतीय सेना को सीधे कारगिल के मैदान में पता चलता है कि उनके विरोध में 2 नई बटालियन और खड़ी हो गई हैं, जो कि सेना के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। जब BSF एजेंसियों को रिपोर्ट सबमिट करती है कि पाकिस्तान की तरफ से 500 मिलिटेंट्स कश्मीर भेजे जा रहे हैं और अंडरग्राउंड बंकर बनाए जा रहे हैं, इस प्रकार के कुल मिलाकर 45 इनपुट मिलते हैं। इसमें से सिर्फ 11 इनपुट ही ऊपर तक पहुंचते हैं। बाकी सारे इनपुट एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण
वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कभी नहीं बन पाए। इस क्राइसिस वाली सिचुएशन में एविएशन रिसर्च सेंटर ARC को पूरे एरिया की मॉनिटरिंग करनी थी, लेकिन उसने अपना प्लेन कैबिनेट मंत्री को घूमने के लिए दे दिया, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आए थे। इन सभी इनपुट्स को सही समय पर पकड़ा नहीं जा सका, जिसके कारण कारगिल में भारत के 527 सोल्जर शहीद हो जाते हैं। लेकिन इस पूरी क्राइसिस वाली सिचुएशन के दौरान RNW ने बहुत मदद की थी, खासकर टेक्नोलॉजी का यूज करके। RNW ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ की फोन कॉल को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन अगर बाकी की इन्फॉर्मेशन को सही समय पर पकड़ा जाता तो भारत को इतने बड़े नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे ही कारगिल का युद्ध खत्म होता है, उसके बाद 3 दिन के अंदर ही 29 जुलाई 1999 को इंटेलिजेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर कंट्रोल और डिफेंस मैनेजमेंट की इंक्वायरी के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई जाती है। और फिर 15 दिसंबर 1999 को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें कहां लूप होल थे और किस किस एजेंसी से गलतियां होती हैं। इस रिपोर्ट में इन सब बातों का जिक्र किया जाता है। उस दिन के बाद से भारत की नेशनल सिक्योरिटी का पूरा स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल दिया जाता है, लेकिन रिपोर्टिंग संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। जैसे RNW की रिपोर्टिंग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रहती है, ये सब वैसे ही रखा जाता है जैसे पहले था। लेकिन एक सही तालमेल और सूचनाओं को फ्लो में बनाए रखने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC बनाई जाती है, ताकि सारी एजेंसियां और विभाग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और तुरंत एक्शन ले सके। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर एक एजेंसी को कोई जानकारी बेकार लगती है और दूसरी एजेंसी के लिए वही जानकारी बहुत यूजफुल हो सकती है, इसलिए इसे इस तरह से बनाया गया है ताकि आगे से ऐसी गलतियां ना देखनी पड़े। इसका ढांचा कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। सबसे ऊपर प्रधानमंत्री और उसके नीचे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC के ऑफिसर होते हैं। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC 3 प्रकार के मॉडल पर काम करती है: स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, जिसमें RNW, IB और अन्य एजेंसियां शामिल होती हैं, जिसमें ये एजेंसियां डेटा और इनपुट अलग अलग चैनलों से इकट्ठा करती हैं और ये डेटा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के पास जाता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट होते हैं जो स्थिति का जायजा लेते हैं। और फिर ये डेटा स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप को भेजा जाता है, जिसमें हर विभाग के डायरेक्टर होते हैं। ये प्लान तय करने के बाद ये सूचना NSC के पास जाती है। प्रधानमंत्री के इनपुट और अप्रूवल के बाद प्लान पर एक्शन तैयार होता है। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान में अजीत डोभाल जी इस पद पर हैं। वो NSG, SPG और NSAB का भी हिस्सा होते हैं और भारत के सुरक्षा मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।